सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर है। आवाज आ रही है? हाँ हिमांशु आ रही है आपकी आवाज। देखिए, अभी जो वर्जन चल रहा था, हम लोगों ने 11 वर्जन चल रहा था, उसमें भी डीबीटी ऐप को यूज करने में कुछ इश्यूज आए थे, जिनको कि हम लोगों ने पर्टिकुलर टीचर से बात करके, अध्यापक से बात करके, उनके फोन का मॉडल नंबर पूछते हुए उनको रिजॉल्व किया। जैसे कि लॉगिन पे करने पे, जिला सेलेक्ट करने पे एक्सेप्शन एरर आ रही थी, तो वो जनरली फोन का या उसका इशू नहीं था, वो सर्वर पे काफी ज्यादा एक साथ लोगों का लोड होने का वजह से ये चीज आ रही है। और अभी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने जिले से आसानी से लॉगिन कर सकें। अगर एक बार आप लॉगिन कर जाते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए बाहर नहीं आना पड़ता, तब आपका ऐप ऑफलाइन काम करता है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ आपको एक बार के लिए रहता है कि सर्वर पे काफी ज्यादा एक साथ लोग आ जाते हैं लोड, तो उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने जिले को चुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका जैसे अभी बहुत नंबर डालने में 3 तरीके के इश्यूज आ रहे होंगे: इनवैलिड यूजर, लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल, या सर्वर बिजी। तो जो पहला यूजर आ रहा है इनवैलिड यूजर, जिनके पे इनवैलिड यूजर आ रहा है उनका नंबर अभी तक हमारे पास एमडीएम में, जिसमें आईवीआर कॉल जाती थी, वो नंबर दर्ज नहीं था। तो रिसेंटली अभी नंबर दर्ज कराया गया, तो काफी ज्यादा नंबर भी एक साथ दर्ज हो गए, जो हमारे पास काफी ज्यादा हमारे कॉल सेंटर पे जो कॉल करके कंफर्मेशन की जाती थी, एक साथ लोड आ गया। तो उसकी वजह से लोगों को डिले हुआ कि नंबर तो दर्ज करा दिया ब्लॉक पे जाके, या अपने सहायक से नंबर दर्ज करा दिया, लेकिन तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि एक साथ हमारे पास बल्क में लोड आया, जिसको हम लोग कर रहे थे। उसका हम लोग ने फिर एक सोल्यूशन निकाला है, जो कि हमने ब्लॉक पे ही दे दिया है। आप जैसे ही नंबर रजिस्टर करेंगे, तुरंत ही आपके बीओ ही उस नंबर को कंफर्म कर देंगे, और आप 15 मिनट बाद आप लॉग इन कर पाएंगे। जो इनवैलिड यूजर लिख के आ रहा था, उसकी हम लोगों ने प्रॉब्लम को बीओ पे ही देके सॉल्व करा दिया है। फिर एक प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने पे, यहाँ पे नंबर डालने में, ऑथेंटिकेशन फेल यूजर। तो वो सिर्फ हमारे 6000 स्कूल हैं जिनमें वो इशू आ रहा है। उनके लिए भी हमने एक ब्लॉग पे कल एक शीट शेयर की है, जो 6000 स्कूल हमारे यूडाइस पोर्टल और प्रेरणा पोर्टल से मैच नहीं किए थे। जैसे जैसे वो भी इशू हमारे पास इंडिविजुअल भी आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इशू आने में टाइम लगता है, उनको रिजॉल्व करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमने वो भी शीट ब्लॉग पे शेयर की है, वो एक साथ भर के आ जाएगी, तो हम उन 6000 लोगों का भी इशू एक साथ रिजॉल्व कर देंगे, जिससे उनको ऑथेंटिकेशन लॉगिन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं आएगी। तीसरा एक इशू आता है सर्वर बिजी रिस्पॉन्स। उसमें 2 तरीके के हो सकते हैं, या कि एक साथ लोड आ गया हो, काफी लोग उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा वेट करके दोबारा लॉगिन करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो लॉगिन हो जाएगा। या हो सकता है कि जिस जगह से आप लॉगिन कर रहे हो वहां पे नेटवर्क का इशू हो। दोनों चीजें हो सकती है। तो आप 10 मिनट का वेट करके, या आप री अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लॉगिन कर जाएंगे। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको ये इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर ऐप को हम दोबारा जब भी खोलते हैं आप, तो हम उसको लॉगिन के लिए नहीं पूछते हैं। यहाँ पे आपको 4 अंक का पिन बनाना है, ओटीपी आती है, ओटीपी आने के बाद आपको 4 अंक का पिन बना के आपको रजिस्टर कर लेना है। जो इशू आता है वो यहाँ पे आता है, रजिस्टर्ड भी हो जाता है, लेकिन जब हम लॉगिन करने चलते हैं तो वो बताता है कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल। वो इस केस में ही बताता है जिस केस में हमारा अभी मैंने आपको बताया कि 6000 समथिंग स्कूल हैं, इनको हम मैच नहीं कर पाए थे यूडाइस पोर्टल से और प्रेरणा पोर्टल से।
वो ये कारण था कि जब स्कूल मर्ज हुए तो कुछ यूडाइस का मिसमैच हो गया कि दो स्कूलों का यूडाइस कोड बन के एक बना, लेकिन हम यूडाइस पोर्टल पे यूडाइस कोड मेन स्कूल का पड़ा है, हमारे यहाँ उसको डेस्टिनेशन स्कूल का यूडाइस कोड अपडेट कर दिया या सोर्स स्कूल का अपडेट कर दिया, जो प्रोसेस हमने ब्लॉग पे दिया था। तो वो वहां पे कुछ 6000 स्कूलों में गलतियां हुई हैं, जिसको कि हम लोग रिसेंटली 1 से 2 दिन में इसको सही कर देंगे। जैसे जैसे ब्लॉग से डेटा आता जाएगा हम उसको प्रोसेस से सही करते जाएंगे। पिन बनाने के बाद हम इसको लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। फिर आपका यहाँ पे प्लीज वेट लिख के आता है, तो भी क्या करते हैं हम लोग, प्लीज वेट लिख के आ रहा है, हम लोग इसको बंद कर देते हैं, कहते हैं प्लीज वेट लिख के आ रहा है। इसमें होता क्या है प्लीज वेट में, कि आपका जितना भी बच्चों का डेटा है, टीचर का डेटा है, आपके किस क्लास में कितना इनरोलमेंट है, वो हम आपको सर्वर से आपके लोकल फोन में देते हैं कि आप अपने फोन में एक बार रख लें, जिससे कि आप आगे इसको लॉगिन कर सकें। प्लीज वेट के बाद आपको जैसे ही डेटा आएगा, टोटल डेटा लोड हो जाएगा। और फिर आपको दो चीजें होती हैं कि पहली स्क्रीन हमको दिखती है ड्रॉप आउट वेरिफिकेशन वाली, ये ऐड रिमूव टीचर वाली, जो मैंने आपको बताया कि अभी इसमें 2-3 इशू आ रहे थे। लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, डेजिनेशन गलत है, टीचर HRMS कोड नहीं पढ़ा है या HRMS कोड गलत पढ़ा है। तो उस आपके अगर नाम की स्पेलिंग गलत है तो उससे इतना बड़ा भी आपको इशू नहीं आने वाला है, आप अपना काम कर सकते हैं और ब्लॉग पे जाके आप उसकी अपनी स्पेलिंग सही करा लेंगे। और जब आप कभी सारा काम कर लेंगे, उसके बाद जब आप दोबारा ऐप को ओपन करेंगे तो आपको अपने नाम की स्पेलिंग 24 घंटे के बाद सही दिख जाएगी। हम लोग कर क्या रहे हैं, नाम की स्पेलिंग गलत दिख रही है, जैसे मिश्रा में आर छूट गया, हो सकता है आपने उस समय ब्लॉग पे एंट्री कराई हो तो टाइपिंग मिस्टेक के कारण आर छूट गया, तो हम लोग इस स्क्रीन से आगे ही नहीं जा रहे हैं काम करने। तो इसलिए इसको हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक, HRMS कोड 0 पड़ा है, इसको आगे अभी इग्नोर करते हुए हम लोग इसको BO से सही करा लेंगे और हम इस स्क्रीन से आगे बढ़ते हुए काम करने पे जाएं। किसी स्क्रीन का वेट हम लोग कर रहे हैं कि नहीं ये सही हो जाए तभी आगे जाएंगे, सिर्फ आपकी उसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है, मोबाइल नंबर आपका सही है, डेजिनेशन सही है, आप उसी स्कूल में है ये भी आप जान रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो भी हम बहुत से अध्यापक लोग कहते हैं सर इसको सही करा दीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग आगे बढ़िए, काम करिए, ब्लॉग पे एक बार बोल दीजिए, वो सही कर देंगे। अगले दिन आप जब लॉगिन करेंगे, ऐप को ओपन करेंगे, तो आपको अपने नाम की स्पेलिंग सही मिलेगी। इसमें हमें अगर किसी टीचर को हटाना है तो हम रिमूव कर सकते हैं, या किसी नए टीचर को ऐड करना है तो नए टीचर को हम लोग ऐड तो कर देते हैं, उसके बाद भी हम लोग का रहता है कि सर हमने ऐड तो कर दिया लेकिन हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जिनका नंबर हमने ऐड किया है। तो मैंने अभी बताया कि एक साथ बहुत ज्यादा लोड आ गया, हमारे कॉल सेंटर पे लोग कॉल कर रहे हैं, कई लोगों के साथ इतना सारा लोड हुआ, तो उसके लिए हमने एक फिर सोल्यूशन अपने पास में सोचा कि हम क्या कर सकते हैं इसको कि हार्डली आधे घंटे के अंदर वो लॉगिन कर सके। तो हमने इसका एक मॉड्यूल BO लॉगिन पे ही दे दिया है, BO अपने ही स्तर से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारे टीचर हैं, क्योंकि आप उनके ब्लॉक में हैं, वो जानते हैं कि इस स्कूल में इतने टीचर हैं, ये यहाँ पे हैं टीचर, या आपने उनको बोला सर हमने नंबर ऐड किया है आप इसको कंफर्म कर दीजिए, तो वो प्रोविजन भी हमने आज BO की लॉगिन पे दे दिया है। इसको नेक्स्ट का बटन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि आप एक स्टेज के लिए काम कर चुके हैं। जो अभी हम काउंट सर बता रहे थे कि 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर आ गए हैं, तो वो हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए जान पाते हैं कि आप इस एक्टिविटी को इतने लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक स्क्रीन आती है बच्चों वाली, इसमें भी कई इशू आए
कि जब हम वेरीफाई करते हैं तो वो वेट लोडिंग घूमता रहता है, ये इशू आया। तो ये सर्वर का इशू नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने आपका डेटा आपके फोन पे दे दिया। तो कुछ स्पेसिफिक मॉडल थे, जैसे वीवो था, ओप्पो था, रेडमी का एक फोन था, उनमें ये इशू था कि जब हम वेरीफाई करते थे तो वो सिर्फ लोडिंग घूमता रहता था। उसको हमने मॉडल नंबर को, फोन को अध्यापकों से बात करके, फोन मंगा के उसको ट्रबल शूटिंग करके देखा कि क्या इशू था, वो भी हमने रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद आप लोग के बीओ ग्रुप में पर्सनली लोगों को एक इंडिविजुअल एक एपीके शेयर किया गया जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फीडबैक लिया हम अध्यापकों से कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कई लोगों की प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व हो गई। इसमें सर्वर इसलिए इशू नहीं था क्योंकि ये आपके फोन पे सारा डेटा है। अब हम सर्वर से कनेक्शन या बात करने नहीं जा रहे हैं, सारा आप काम ऑफलाइन कर रहे हैं, इसलिए तो वो इशू भी सॉल्व कर दिया। उसको आज हमने पब्लिश भी कर दिया है, और वो आपके 1 घंटे के बाद करीब आप लोग को प्ले स्टोर पे अपडेट मिलने लगेगा, जिससे आप लोग उसको अपडेट कर लेंगे। तो जो जिन्होंने अभी ग्रुप से या इंडिविजुअल एपीके नहीं पहुंच पाया था, उनकी भी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसको ड्रॉप आउट वेरीफाई करते हुए जितने बच्चे हमारे हैं, हम रीजन के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे। अभी इसमें होता क्या है, हमने जैसे स्टूडेंट वेरीफाई किया, इस तरीके का प्लीज वेट दिखाता है कि सर प्लीज वेट दिखा रहा है, और जितने भी स्टूडेंट वेरीफाई करते हैं वो लिस्ट के नीचे आते जाते हैं। तो अभी एक आधों का कंफ्यूजन था, सर हमने वेरीफाई तो कर दिया लेकिन वो अब ऊपर दिख नहीं रहा। तो जितनों को आप वेरीफाई करते हैं उसका मॉडल चेंज कर देते हैं कि वो नीचे आते जाते हैं। उसका रीजन ये था कि बहुत ज्यादा बच्चे स्कूलों में थे, 700 बच्चे थे, बार बार नीचे आना पड़ता था कि 700 बच्चों में स्क्रॉल करते हुए नीचे आना पड़ता था। तो उसको हमने इसलिए रखा कि आप ऊपर से करते चले जाइए, उसका ऑर्डर हम चेंज करते चले जाते हैं। उसके बाद आप उसी तरीके से नेक्स्ट के बटन में आगे बढ़ जाते हैं। इस स्क्रीन पे अभी तक हमने इतना करीब 24 लाख से ऊपर हम लोग बच्चों का वेरिफिकेशन कर चुके हैं। इस स्क्रीन पे अभी तक किसी से कोई हमको इशू नहीं मिला कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है या एनरोलमेंट नहीं फीड हो रहा। तो इसमें हमारा था कि हम एक बार बच्चों का टोटल एनरोलमेंट फीड कर देंगे इस सप्ताह की कितना था, इसके अकॉर्डिंग हम मॉनिटर कर सकेंगे यहाँ पे कि अभी आपका कितना कार्य बाकी है। उसके बाद एक स्क्रीन आती है क्लास अलॉटमेंट। अब इसमें एक इशू आ रहा था जो हम लोगों ने इसमें भी इशू रेज किया कि हम क्लास, इसमें बहुत से कंफ्यूजन था कि क्या हेडमास्टर लॉगिन करके क्या सारे टीचरों को क्लास अलॉट कर सकता है। तो ऐसा नहीं था। हमने लॉगिन किया तो सिर्फ हम अपने आप को अपनी क्लास अलॉट कर सकते हैं, और जब कोई और अध्यापक लॉगिन करेगा तो वो उसको वो क्लास अलॉट दिखेंगी, तो वो नहीं लॉगिन कर सकेगा। लेकिन इसमें भी एक इशू आया, हमने एक्सपीरियंस लिया, देखा अपने पीछे बैकएंड में कि लोगों ने किया क्या, अध्यापकों ने पहले सारी क्लास अलॉट कर ली और फिर आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने क्या किया, क्लास को हटा दिया अपने से 3 क्लास, जैसे फर्स्ट और सेकंड हटा दी, दूसरे अध्यापक को अलॉट कर दी। फिर से उन्होंने क्या किया, उनसे हटवा के अपने को फिर अलॉट कर दी। तो कुछ हमारे बैकएंड में इश्यूज आए कि जब अगली बार वो क्लास अलॉट करके, अपनी क्लास अलॉट करके, जैसे हमने 5th क्लास अलॉट करी, तो मुझे सिर्फ 25 स्टूडेंट पे काम करने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा लेते हुए हम आगे बढ़ गए। ये भी हमने इशू रेज किया, फीडबैक अध्यापकों से बात करी जिन्होंने हमको बताया, जो कार्य कर रहे थे अच्छा, उन्होंने कहा सर ऐसा इशू आ रहा है। उसको भी हमने देखा, प्रॉब्लम को समझा कि कई बार टीचर अलॉट करना, एलोकेशन करना और रद्द करने के केस में हमारा एक बैकएंड में सिस्टम फेल हुआ। उसको भी हमने इस 12 वाले वर्जन में रिजॉल्व करके सॉल्व कर दिया है कि अब आप जब भी लॉगिन करेंगे आपको वो इशू नहीं रेज करना पड़ेगा कि जहाँ पे 700 बच्चे हैं और आप अपनी क्लास, एक 5th क्लास अलॉट करी जिसमें 100 बच्चे थे और आपको 700 पे काम करना पड़ा या 700 दिख रहे हो। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया गया है कि आपको ये भी इशू नहीं आएगा।
इसमें एक इश्यू और आया कि क्लास तो अलॉट कर दी, लेकिन डेटा सर्वर पे हमारे पास नहीं आया। तो जब दूसरे अध्यापक ने लॉगिन किया तो उनको भी सारी क्लास फ्री मिली। तो उसके लिए हमने इसमें नीचे दिया है वांछित कक्षा को रद्द करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो अगर आपको लगता है कि आपका डेटा अभी बचा हुआ है सिंक होने को, नहीं सिंक हो पाया है, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका डेटा सर्वर पे नहीं आया होगा हमारे पास, तो वो पहले कहेगा कि आप अपना पहले डेटा सर्वर पे भेजें, उसके बाद क्लास आवंटन को हटा सकते हैं। तो आप सिर्फ सर्वर पे डेटा भेज दें, क्लास आवंटन पे नहीं कार्य नहीं करेंगे, तो आप जो दूसरे अध्यापक आपके लॉगिन करेंगे तो उनको आपकी अलॉट हुई क्लास मिलेगी। तो अगर आप अपने इस विद्यालय में 5 लोगों को कार्य कराना चाहते हैं, फर्स्ट 2 3 4 5 क्लास अलग अलग देना चाहते हैं, तो आप इसमें अलग अलग अध्यापकों को अपनी क्लास अलॉट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर सबकी क्लास अलॉट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि सर हम अपनी आपको तो अलॉट कर पा रहे हैं, दूसरे टीचर को नहीं अलॉट कर पा रहे हैं। तो ऐसा है कि सिर्फ आप लॉगिन किए तो आप खुद को ही अलॉट कर पाएंगे। इसमें भी आप क्लास को अलॉट करते हुए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें भी वेट कर रहा था कि लोगों ने कहा सर हम क्लास अलॉट करते हैं, इसमें भी ऐसी डेटा प्रोसेसिंग दिखाता है। इसको भी हमने सॉल्व करके, जो एक इशू था उसको भी सॉल्व करते हुए हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है नए वर्जन में। अब मैंने फर्स्ट क्लास अलॉट करी थी तो मुझे 20 बच्चे दिख रहे हैं। अब इन 20 बच्चों पे हमको काम करना है। दूसरा एक इशू आ रहा था कि सर हमने एक बार एनरोलमेंट फीड कर दिया है, लेकिन फिर कल 2 बच्चे और ऐड हो गए हैं, तो उसको कैसे अपडेट करें। तो उसमें कि यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है। तो हम इस एडिट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो जहां पे एनरोलमेंट वाली स्क्रीन है हम उसी पे वापस पहुंच जाएंगे, तो हम फिर से अपना एनरोलमेंट अपडेट कर सकते हैं। अब हमें इन 20 बच्चों पे कार्य करना है। जो हमारे 20 स्टूडेंट हैं, हमें इन पे ही कार्य करना है अपना कंप्लीट करते हुए। नीचे है प्रमाणित किया हुआ। जिन बच्चों का आधार सफलतापूर्वक, जिन बच्चों के गार्जियन का आधार सफलतापूर्वक हमारे यूआईडीआई आधार के डेटा से मैच कर जाएगा, वो प्रमाणित में आ जाते हैं। जिनका फेल हो गया वो अप्रमाणित में आ जाते हैं। प्रमाणित होने का कोई वो नहीं होता है, आप लोग नाम, उनका जेंडर, आधार नंबर डालते हैं, वो सिंपल सा मैच करता है कि जो आपने एंट्री दी है हमको वो सही है, और उसको वो सक्सेस दे देता है। प्रमाणित के कई कारण है कि हो सकता है जब आपने आधार बनवाया हो उसके बाद आपको लगा हो नहीं मेरे आधार के नाम की स्पेलिंग गलत है, मैं सही करा लेता हूँ जाके। तो गार्जियन ने सही तो करा ली, लेकिन जो कॉपी है उनके पास वो पुरानी ही है। जैसे सपोज करिए आपका नाम, मेरा नाम हिमांशु सेठी था, मेरे फादर का नाम SC सेठी लिखा हुआ था आधार कार्ड पे। उसके बाद मैंने जाके उसको सुभाष चंद्र सेठी करा लिया, लेकिन मेरे पास कॉपी जो थी आधार की वो मेरे पास पुरानी ही थी। जब भी मैं इसको चेक करता था अपने आधार को मैच करने के लिए, वो अप्रमाणित बता देता था। तो मैंने फिर लेटेस्ट जाके डाउनलोड किया आधार की वेबसाइट से, तो मैंने देखा कि मेरे में नाम की स्पेलिंग चेंज हो चुकी है। इस कारण से एक तो अप्रमाणित हो सकता है, या आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो सकता है कि आपने उस समय आधार कार्ड बनवाया हो, उसके बाद दोबारा जाके कहीं पे बनवा लिया हो, और आपके पास कॉपी पहले वाले की है, दोबारा वाला आपके पास नहीं मिल पाया हो, तो पुराना वाला सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड उस केस में आता है हम आपको 6 बार प्रयास करने का मौका देते हैं। ये हो सकता है कभी आपने स्पेलिंग गलत डाल दी हो, डिजिट मिस कर दी हो, मेल फीमेल सेलेक्ट गलत हो गया हो, तो आप 6 प्रयास कर सकते हैं। 6 प्रयास के बाद वो अप्रमाणित में चला जाता है। उससे भी आप परेशान ना होइएगा कि बहुत से टीचर के साथ अप्रमाणित चला गया है, अब क्या करें। तो उसके लिए भी ये है कि अप्रमाणित होने के बाद जब सारा कार्य आपके विद्यालय का और आपके जिले का, आपके स्टेट का हो जाएगा, तो हम देखेंगे कितने बच्चों का अप्रमाणित हुआ है। उसका रीजन के साथ आपको रिपोर्ट देंगे, और आपको रिपोर्ट भी मिलेगी उसके कि किस रीजन से उनका आधार अप्रमाणित हुआ है। तो वो आप
जाके उनके गार्जियन से बोल सकते हैं कि आपका आधार सस्पेंड हो चुका है, आपके आधार में नाम की स्पेलिंग गलत है, आपके आधार में ये कमी, तो आप उनसे सही करवा के फिर से हम आपको प्रयास करने का मौका देंगे और हम आपको 6 अटेम्प्ट खोल के देंगे सारा कार्य होने के बाद, कि आप इस पे फिर से एक बार ट्राई करके आप इनको प्रमाणित में डाल लीजिए। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा बीओ पे भेजे गए प्रमाणित छात्र। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, प्रमाणित में वेरीफाई करते हैं, तो आपकी एक स्क्रीन में प्रमाणित में ही वहीं रुका रहता है। जैसे ही आप प्रमाणित के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो प्रमाणित वाले बॉक्स में दिखने लगता है। प्रमाणित वाले बॉक्स से जैसे ही डेटा आपका सर्वर पे हमारे आता है, वो बीओ को भेजे गए में चला जाता है। फिर भी अभी हमने देखा कई इशू आए, कई हमने पीछे बैकएंड में रिपोर्ट देखी, आधार इतना मैनुअल काम है, आप लोग के पास बहुत ज्यादा 200, 300, 700 बच्चे हैं, तो बाय मिस्टेक गलतियां हुई कि किसी का आधार गलती से किसी में दर्ज हो गया। बाद में जब रिपोर्ट देखी आप लोगों ने तो आपको लगा ये गलत हो गया, तो बहुत लोगों ने अपने ब्लॉक से इनको रिवर्ट कराया, तो वो रिवर्ट वाले कॉलम में दिखने लगा। रिवर्ट वाले कॉलम में हम उनको फिर से ओपन का ऑप्शन दे देते हैं कि आप इसको पुनः सही कर सकते हैं। सबसे एक नीचे रिपोर्ट लगी थी, इसके अंदर अभी आपको आगे के प्रोसेस में जब हम जाएंगे तो ब्लॉक से सर्टिफाइड हो जाएगा, बीएसए पे चला जाएगा, बीएसए से उसको सर्टिफाइड कर देंगे, फिर फाइनेंस वाले उसको पीएफएमएस पोर्टल पे, जो आपने बच्चों की गार्जियन की डिटेल दी है हमको, उसको हम पीएफएमएस पोर्टल है पेमेंट का, उस पे हम अपलोड करेंगे। उससे हम ये पता करेंगे कि जो आपने आधार लगाया है क्या वो किसी भी बैंक खाते के साथ लिंक है। आप उस खाता तो खुला था, आधार भी था, आपने दर्ज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका इस खाते में दर्ज होने से आपका पैसा ट्रांसफर होगा। एक स्टेप और होता है, हम चेक करते हैं कि जो आपने आधार लगाया है क्या वो आपके बैंक खाते के साथ मर्ज है, लिंक है। तो इसमें आपको 2 रिपोर्ट आपको ही मिलेंगी, अनसीडेड आधार बैंक खाता, सीडेड आधार बैंक खाता। सीडेड आधार बैंक खाता क्या है कि सक्सेस है बिल्कुल, कि हम इतने बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अनसीडेड आधार बैंक खाता में जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये इश्यू हो सकता है कि आपने 3 महीने से कोई ट्रांजेक्शन ना किया हो, केवाईसी आपकी कोई अधूरी हो, या आपका खाता किसी कारण से बंद हो गया हो, आप आधार तो लगाए आए थे लेकिन बंद हो गया हो, तो वो आपको स्टेटस के साथ इसमें दिखेगा। तो उसमें भी आपको उनके अपने गार्जियन को बुला के बच्चे के बोलना पड़ेगा कि आप अपना बैंक खाते में जाके आधार को लिंक करा जाइए और इसको चालू करा लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप अनसीडेड रहेगा। जब भी वो अगर अभिभावक आते हैं कहते हैं कि हम अपने बैंक में आधार लगाए आए हैं, तो आपको सिर्फ सीड मार्क कर देना है। इन स्टेप तक अभी हम लोग आगे पहुंचेंगे जब हम पीएफएमएस से रूट करते हुए आएंगे। उसके बाद एक सफल भुगतान है, जब हम सीडेड भी चेक कर लेंगे कि मान के चलिए 20 बच्चों पे हमने काम किया, 2 अनसीडेड में चले गए, 18 सीडेड में। उन सीडेड में अब हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो जो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जिनके पे, उसमें से भी हो सकता है कि 18 का हमने ट्रांसफर करने के लिए किया कि 16 ही ट्रांसफर हुए हो, तो वो 16 आपके सफल भुगतान में दिखेंगे, 2 दिखेंगे विफल भुगतान में। उनका भी आपको कारण मिलेगा यहाँ पे कि किस कारण से उनका भुगतान नहीं हो पाया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम काम तो करते चले जाते हैं और फिर कोई बोलता है कि नहीं ये वाला वर्जन है और ये वाला वर्जन है, इसको अनइंस्टॉल करके ये वाला कर लीजिए। तो हमें सबसे ध्यान देना है कि हमने जितना काम किया है ऑटोमेटिक सर्वर पे तो आता है 20 मिनट बाद, लेकिन उस 20 मिनट से पहले ही पता चला, आपको किसी ने बोला, आपके सहायक ने या आपके मिलने वाले ने, कि हम ये वर्जन चला रहे हैं, आप पुराना चला रहे हैं, इसमें अच्छा काम हो रहा है। आपने क्या किया, बिना सोचे समझे उसको अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट मार दिया अपने फोन से।
तो उसमें होगा क्या, जितना भी काम आपने कर रखा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक काम आप अपने फोन पे कर रहे हैं। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जितना काम हम करें कुछ मिनट बाद, जैसे हमने 5 बच्चों का कर लिया, 10 बच्चों का कर लिया, तो हम सबसे नीचे इधर हम आएंगे, सर्वर पे भेजे गए डेटा रिपोर्ट में जाके यहाँ पे आपको दिखेंगी 2 टैब, 2 ऑप्शन, सर्वर पर नहीं भेजी गई रिपोर्ट, सर्वर पर भेजी गई रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या जितना हमने काम किया था वो सर्वर पर भेजे गए वाले रिपोर्ट में आ रहा है। और अगर सर्वर पर नहीं भेजे वाले रिपोर्ट में आ रहा है तो वहां पे लिख के आता है डेटा इज नॉट सिंक। तो इस डेटा इज नॉट सिंक के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, दाबेंगे, प्रेस करेंगे, उसको 2-3 बार करेंगे आप, तो जितना आपका डेटा होगा वो इस टैब से उठ के सर्वर पर भेजे गए वाले टैब में आ जाएगा। उसके बाद आपका जितना किया हुआ काम है हमारे पास सुरक्षित हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई कहता है नहीं ये आप हटा के ये वाला कर लीजिए, तो आपका किए हुए काम का नुकसान नहीं होगा, और आप जैसे ही उस दूसरे वर्जन को इंस्टॉल कर ले रहे हैं या किसी ने भी बताया, तो आपको किया हुआ सारा काम आपको उसी पुनः स्थिति में मिलेगा, आपका लॉस नहीं होगा। तो इससे लिए मेरा कहना है कि जैसे जैसे हम काम करते जाएं, हर 5 बच्चे 10 बच्चे पे आके मैनुअल उसको सिंक कर दें। सिंक करने में 2 चीजें देखने को आई, लोगों की क्वेरी आई कि सर हमने आधार वेरिफिकेशन तो कर दिया था और डेटा हमें सर्वर पर भी दिख रहा है भेजे गए में, लेकिन अभी टीचर वेरिफिकेशन पेंडिंग दिख रहा है। सर ये क्यों दिख रहा है, हमने तो सारा काम कर दिया। टीचर वेरिफिकेशन पेंडिंग उसी दिशा में दिखता है, आपने आधार तो प्रमाणित कर दिया, लेकिन आपने एक बार उसको उसी बॉक्स में जाके प्रमाणित करे के बटन को नहीं दाबा। प्रमाणित करे बटन को आप दाब देते हैं तो हम जान जाते हैं कि आपने काम किया, और आपने एक बार फिर से उसको वेरीफाई भी कर दिया कि जिन बच्चों पे तो आप आगे बढ़ जाएंगे उसको कि ये डेटा सर्वर पे चला गया। तो जिससे आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, रात में भी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मॉनिटर करते हैं, देखते हैं 11 बजे 12 बजे तक लोग काम कर रहे हैं, सुबह उठ के काम कर रहे हैं, तो आपके उस काम का नुकसान ना हो, कि किए हुए काम आपका 0 हो जाए, तो आपका मोटिवेशन भी कमजोर होगा। तो इसलिए आप काम करने के साथ साथ उसको डेटा सर्वर पे सिंक भी करते चले। इस तरीके से आप लोग को दिख रहा था विवरण, जितनी चीजें मैंने बताई। ये आपको दिखता है, यहाँ भी हम कंफर्मेशन एक बार पूछते हैं कि जो डिटेल आपने भरी है क्या वही डिटेल आप कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो अभी भी कुछ इश्यूज आए लोगों के कि नहीं सर गलती से हमने इनका आधार इन बच्चों में डाल दिया। तो ये थोड़ा सा हम लोग दिखाते भी हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं गलत हो गया तो कैंसिल करके एक बार फिर से करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोसीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक चीज आ रही थी मांशु, कि सर प्रेरणा पोर्टल पे जिस समय हमने बच्चा ऐड किए थे उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, नाम गलत था, तो एक हमने नीचे ऑप्शन इसमें दे रखा है कि आप क्या बच्चे उपरोक्त दी गई जानकारी में क्या कोई त्रुटि है। तो अगर त्रुटि है तो उन बच्चों में आप हाँ करके उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, क्लास, उनका जेंडर, आप सारी चीजें चेंज कर लेंगे। तो बहुतों का कहना था सर हमने चेंज तो कर दी लेकिन हमको तुरंत सही नहीं दिखी सर, वहां पे हमारे स्क्रीन में अभी भी पुराना दिख रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे जो आपने इंफॉर्मेशन सही की है वो आपको यहाँ पे तुरंत नहीं रिफ्लेक्ट होगी। जितना काम आपने कर लिया है वो हमारे पास आ गया सर्वर पे, बैकएंड में हमने उसको अपडेट कर दिया, जितनी चीजें आपने भरी थी कि उनकी क्या क्या चीजें आपने सही की है, चाहे क्लास सही की हो, चाहे आपने नाम सही किया हो, एसआर नंबर सही किया हो, वो सारा हमने सही कर दिया है। तो आप उसकी रिपोर्ट जाके प्रेरणा पोर्टल से अपनी लॉगिन से निकालेंगे तो आपको उसमें आपका करेक्शन किया हुआ सारा मिलेगा।
पोर्टल पे ऐप पे रिपोर्ट सारे किए हुए काम का निकाल भी नहीं आ पा रहे हैं, इतना चीजें आ रही हैं। तो इसके लिए हमने पोर्टल पे एक रिपोर्ट बनाई है। सब टीचर लोग पहले से पोर्टल पे लॉगिन भी करते थे, उन्होंने एमडीएम का काम भी किया है, बच्चों को भी ऐड किया है, बच्चों को वेरीफाई भी किया है, ड्रॉप आउट भी किया है। तो वहां से जाके आप जितने आधार वेरिफिकेशन हो गए और जितने फेल हुए उनके कारण के साथ हमने वहां पे एक लिस्ट जनरेट कर दी है, जिसमें जो यहाँ पे करेक्शन किए हैं वो करेक्शन के साथ, तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपने यहाँ पे करेक्शन कर दिया, ऐप में तुरंत नहीं दिख रहा है। तो वो हमने बैकएंड में अपने सही कर दिया है, आप अपनी प्रेरणा पोर्टल की लॉगिन से निकाल सकते हैं, जिससे कि आप जान सकेंगे कि इस बच्चे में हमने किसका गार्जियन का आधार लगाया है। और जब उसमें पेमेंट हो जाएगी तो वहीं से आपको पेमेंट का स्टेटस भी अपडेट मिल जाएगा। जैसे ये अभी जो मैंने सिंक वाला ऑप्शन बताया, मैंने एक बच्चे की एंट्री पे देखा, तो यहाँ पे देखिए ये लिख क्या रहा है, क्लिक हेयर टू सिंक, आधार स्टेटस नॉट वेरीफाइड, टीचर स्टेटस नॉट वेरीफाइड। तो मैंने इसको किया, कुछ गलती थी इनके नाम में, तो ये नहीं नॉट वेरीफाइड हुआ, लेकिन इसका टीचर स्टेटस नॉट वेरीफाइड भी पड़ा है। अब ये डेटा आपके पास ही है, हमारे पास नहीं आया, लेकिन अगर इसी बीच में आप ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं या कोई और अध्यापक आपके यहाँ लॉगिन करते हैं, तो ये कंफ्यूजन होता, सर हमने तो लॉगिन कर दिया लेकिन दूसरे अध्यापक में वो अभी भी अनवेरीफाइड दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू सिंक के बटन पे क्लिक कर दें, जो टेक्स्ट लिखा है, तो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, एक इश्यू और आ रहा था कि सर हमने पोर्टल पे तो बच्चे ऐड कर दिए हैं और ऐप पे ऐड कर दिए, लेकिन हमारे पे अभी भी बच्चों की संख्या कम दिख रही है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे किसी बच्चे को आप, शुरू में ये चीज हुई थी कि जो आपने बच्चे ऐड कर रखे थे 3 दिन पहले, वो 3 दिन बाद आपके ऐप में रिफ्लेक्ट हुए। लेकिन अगर आज अभी हम किसी बच्चे को ऐड करते हैं, तो वो कल इसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप लॉगिन करेंगे, आपको वो बच्चे आपको बढ़े हुए दिखेंगे। जैसे अभी आपके क्लास 6 में 20 बच्चे थे, आपने 5 बच्चों को जाके प्रेरणा पोर्टल पे अपनी लॉगिन से या अध्यापक की ब्लॉक की लॉगिन से ऐड करा दिए कि सर ये और बच्चे ऐड हुए हैं, तो वो अगले दिन आपको दिखने लगेंगे। कई लोगों का फोन आता, सर नहीं हमने तो ऐड भी कर दिए, ऐप पे भी ऐड कर दिए, यहाँ भी कर दिए, तो वो नहीं दिख रहे हैं। तो हमने कई लोगों का चेक किया, उनका सेम डे नहीं दिखा, लेकिन अगले दिन को दिखने लगा कि बच्चे जो ऐड हुए थे उसमें 24 घंटे का टाइम हम लेते हैं। 24 घंटे के टाइम लेने का पीछे हमारा सिर्फ कारण इतना है कि हम पीछे चेक करते हैं अपने सिस्टम में कि ये बच्चा कहीं पहले और तो नहीं रजिस्टर्ड था। क्यों? क्योंकि ऐसा हमको देखने को मिला कि लॉकडाउन के समय में बच्चा कहीं अपने नानी के यहाँ गया हुआ था, दादी के यहाँ गया हुआ था, तो वहां पे उसका नाम लिखा दिया, और फिर जब बच्चा अपने यहाँ आ गया तो हमने उसका नाम ट्रांसफर नहीं किया। प्रेरणा पोर्टल पे एक मॉड्यूल है ट्रांसफर का, तो हमने उस बच्चे को एक रूल के तहत, एक नियम के तहत उस बच्चे को ट्रांसफर करना चाहिए था। उसकी यूनिक आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर पूछते हुए उसको यहाँ, जैसे सपोज करिए उन्नाव से लखनऊ आ गए, तो हमको लखनऊ ट्रांसफर कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने लखनऊ ट्रांसफर नहीं किया, हमने उसको यहाँ पे नई एंट्री कर दिया कि, और नई एंट्री में किया क्या, उसका एसआर नंबर चेंज हो गया, नाम में स्पेलिंग में चेंज हो गई, तो सिस्टम नहीं पहचान पाया कि ये बच्चा वही है। फिर जब हमने बैकएंड पे अपना प्रोसेस चलाए और चीजों को देखा, तो पता चला कि ये बच्चा ऑलरेडी उन्नाव में पढ़ रहा है। तो उस बच्चों को हम लोग रोक लेते हैं, वो आपके ऐप में भी नहीं दिखते हैं उस समय के लिए। तो आप लोग के साथ एक रहता है कि नहीं सर बच्चा हमारे पोर्टल पे तो दिख रहा है, तो पोर्टल पे दिख रहा है लेकिन ऐप पे नहीं दिखेगा। क्यों? ऐप पे आपको आधार गार्जियन वेरीफाइड करना है। तो आप अब किस स्कूल के लिए उसको वैलिड मानेंगे, उन्नाव के लिए या लखनऊ के लिए? तो उसके लिए हमने ब्लॉक पे एक ऑप्शन दे दिया है सस्पेक्टेड करके। सस्पेक्टेड में हम लोग वहां पे
बच्चों को, वो जैसे बच्चे जो एक जिले से दूसरे जिले में रजिस्टर्ड हैं, एक स्कूल में और दूसरे स्कूल में भी रजिस्टर्ड हैं, उनको हमने सस्पेक्टेड में दे दिया कि ब्लॉक पे, तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी आपको बुला के या आपसे बात करके वेरीफाई कर लेंगे कि ये बच्चा वर्तमान में किस विद्यालय में और किस जिले में या किस स्कूल के किस ब्लॉक में पढ़ रहा है। जैसे ही वो उसको वेरीफाई कर देंगे तो अगले दिन आपको वो आपके ऐप में दिखने लगेगा। तो हो सकता है आपके यहाँ आपके पोर्टल पे 120 दिख रहे हो, आप 115 दिख रहे हो, तो हमारा कहना है कि आप 115 पे कार्य को कंप्लीट कर लीजिए। उन 5 बच्चों की वजह से आप 115 के कार्य को भी मत रोकिए मत, आप 115 के कार्य को कंप्लीट कर लीजिए। 105 पे जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये बच्चा एक्चुअल कहाँ का है, वो आपको दिखने लगेगा। ये देखिए, जैसे ही हमने डेटा सिंक के बटन पे क्लिक किया, डेटा हमारे सर्वर पे आ गया। अब इसके बाद आप चाहे ऐप डिलीट कर दीजिए, किसी और फोन में यूज करने लगिए, तो ये बच्चा आपको इसी स्थिति में पुनः मिलेगा कि नॉट वेरीफाइड और सर्वर के भेजा हुआ, तो इससे आपके नुकसान नहीं होगा। दूसरा, इसी तरीके की समस्या के लिए 2 चीजें हैं। नंबर है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा बिजी रह रहा है, लोगों की शिकायत आ रही है कि सर हम मिलाते हैं मिलता ही नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स आ रही। तो 2 चीजें हैं कि अगर नंबर पे आप मिला रहे हैं, काफी बिजी जा रहा है, नहीं मिल रहा, तो आप सिंपल सा मेल आईडी पे, सब लोग मेल आईडी अपने फोन में एंड्रॉयड पे यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट मेल रहता ही है, आप लोग को बनाने की जरूरत भी नहीं कि आपको मेल बनानी पड़ेगी। एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो मेल आईडी रहती है, तो आप इस मेल पे लिख के भेज सकते हैं आपकी क्या समस्या है। बस मेरा इतना कहना है, मेल लिखने से पहले उसमें आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर अवश्य लिख दें। इससे अगर कोई इशू और आपके फोन को हम रिमोट पे लेके या कोई चीज देखना चाहते हैं तो हम आपसे बात कर सकें, तो ये चीजें आप लोग अवश्य कर दें। अब हमारे फोन के जो ऐप से रिलेटेड इशू थे, हमने इसमें रिजॉल्व किए हैं 12 वाले वर्जन में, ये हमने लाइव भी कर दिया है। आधे से 1 घंटे में आप लोगों को अपडेट का पॉपअप मिलने लगेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक बार उसको अपडेट कर लें। अब दूसरा एक इशू आ रहा था एनए वाला, ऐप में एनए का इशू आ रहा था, उसके लिए भी हमने एक वीडियो भी शेयर किया था कि एनए का इशू कैसे रिजॉल्व करें। अब वो इशू भी स्पेसिफिक सब पे नहीं आ रहा था, क्योंकि देख लीजिए इतने लोग काम कर रहे हैं, सबसे डेटा भी यार 23-24 लाख हम लोग कवर किए हैं, वो भी स्पेसिफिक कुछ फोन के इश्यूज थे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन बन के आ रही थी एनए वाली कि हमारे फोन में एनए लिख के आ रहा है सर, हम स्विच यूजर भी कर चुके हैं, क्लियर प्रोफाइल भी कर चुके हैं, तो इस तरीके का एक एनए का इशू आ रहा था कि सर सब एनए लिख के आ रहा है, हम फोन को अनइंस्टॉल भी कर चुके हैं, इंस्टॉल दोबारा कर चुके, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसका भी हम लोगों ने कई अध्यापकों से बात करी, उनका सिस्टम रिमोट पे लिया, देखा हमने कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम कभी आज तक आई नहीं थी। तो कुछ फोन में एक फीचर्स होता है ऑटो बैकअप का, तो वो क्या करता है, जब भी आप ऐप को अपडेट करते हैं तो वो ऑटो बैकअप में ले लेता है। अब उसकी वजह से ये इश्यू आना लग गया, तो हमने इसको देखा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने खुद को पहले कोशिश करी कि कैसे सॉल्व करें, तब हम लोगों ने इसका देखा तरीका क्या है, समझा हमने खुद, तब इसका एक हमने छोटा सा वीडियो बना के भी आपके ग्रुप में शेयर किया, और इसका लिंक भी है। तो इसको करने का तरीका है कि अगर आपके फोन पे एनए लिख के आने लगा है,
तो उसको आप स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने फोन के सेटिंग में जाके, जैसे आप इसमें गए, NA दिख रहा है, तो आप या तो सेटिंग में जा सकते हैं या आप जो आइकन बन के आ रहा है प्रेरणा डीवीडी का, उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। कुछ देर के लिए आप उस पर उंगली रखेंगे, दाबे रहेंगे, तो आपको एक ऐप इन्फो दिखेगा। हर फोन में अलग अलग तरीके से होता है। किसी फोन में आपको ऐप इन्फो, उसी में अनइंस्टॉल, 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन सब में ऐप इन्फो जरूर आएगा। या आप सेटिंग में जाके इंस्टॉल ऐप में जा सकते हैं। ऐप इन्फो में गए, इस तरीके की इंफॉर्मेशन खुली, नोटिफिकेशन, परमिशन, स्टोरेज, मोबाइल डेटा, बैटरी कंज्यूम में। तो हमें स्टोरेज वाले में जाना है। स्टोरेज पे हम क्लिक करेंगे और क्लियर स्टोरेज के बटन को दाब देंगे। क्लियर स्टोरेज के बटन को दाबने के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल जो डेटा आपका स्टोरेज में था वो क्लीन हो गया। साइज में दिखाएगा कि आपका ज्यादा यूज हो रहा था, वो डेटा पूरा आपका क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर से, तो आपकी जो NA वाला प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप फिर से आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपना सारे विद्यालय का डेटा भरा हुआ मिलेगा, और आपका जितना डेटा हमारे सर्वर पे आ चुका होगा, काम कर चुके होंगे, वो डेटा आपको पुनः मिल जाएगा। तो ऐप से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो हमने काफी ज्यादा चीजों को देखते हुए, कई दिक्कतें आई शुरू में लॉगिन करने में सर्वर में, तो सॉल्व करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। इसी तरीके से एक हमने और भी वीडियो बना के आप लोगों को दिया है कि आप काम करने के उपरांत आप कैसे डेटा को भेज सकते हैं, कि जिससे बहुत लोगों का ये था कि सर हमने काम तो किया लेकिन हमारा डेटा गायब हो गया। तो सिर्फ वो उसी वजह से गायब हुआ कि आपने काम तो किया, उसके बाद आपने या तो क्लियर प्रोफाइल जाके कर दिया, ऊपर 3 टैब बने हैं उसमें क्लियर प्रोफाइल का ऑप्शन था, या किसी ने कहा सर ये वर्जन हमारा मोबाइल पे बहुत अच्छा चल रहा है, हम अपने सारे बच्चे कर चुके हैं, तो आपने क्या किया, बिना डेटा सिंक किए आपने उसको रिमूव कर दिया। हमने इसमें दिखाया, हमने एक बच्चे को सेव किया, और ये देखिए हमने वही चीज जो अभी हमने आपको दिखाई थी, इसका आधार तो नॉट वेरीफाइड है, लेकिन इस आधार वेरीफाइड हो गया, टीचर वेरिफिकेशन पेंडिंग है, और क्लिक हियर टू सिंक आ रहा है, यानी कि अभी सर्वर पर नहीं भेजा गया। इसी सिचुएशन में अगर हम अपने फोन के ऐप को डिलीट कर दें तो ये डेटा गायब हो जाएगा। जितना हमने काम किया, हमने एक बच्चे पर काम किया, एक बच्चा हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर से हमें इस पे आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसको समय पे काम करते करते डेटा को सिंक करते चलें, जिससे कि वो सर्वर पर भेजे गए वाले ऑप्शन में दिखने लगेगा, आपका काम लॉस नहीं होगा। ये वीडियो हमने ग्रुप में भी शेयर की है, खंड शिक्षा अधिकारी लोगों के ग्रुप में है, आप लोग उनसे शेयर करके इन वीडियोस को देख के भी आप अपनी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोगों ने अभी जितना काम किया है वो खंड शिक्षा अधिकारी पे हम लोगों ने दिखाने के लिए डैशबोर्ड्स बनाए हैं, रिवर्ट का ऑप्शन किया है और चीजें, तो मैं उनका आप लोग को डिस्प्ले दिखा देता हूँ। हिमांशु। जी सर। हाँ, मुझे दो चीजें याद आ रही हैं, तो प्लीज उस पे भी जरा लोगों को गाइड करना। एक जी तो सर। लोग बताते हैं कि अगर दो दो बच्चों के अगर सेम गार्जियन है तो कई बार वो एक टेबल बन के आती है, थोड़ा उस पे इलेबोरेट कर दो। और दूसरा, कई टीचर्स कहते हैं कि जैसे आपने दिखाया था डेटा सर्वर पे भेजा जा चुका है, उसमें भी नॉट वेरीफाइड था। तो वो कायदे से दोनों वेरीफाइड ही होना चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ, तो उसके लिए उनको प्रमाणित करना पड़ेगा, यही ना? सर वो जिनका आधार अभी मैं आपको वो फिर से स्क्रीन डिस्प्ले कर देता हूँ। नहीं, ठीक है, वो क्लियर है, लेकिन एक दो से अधिक अगर बच्चों के गार्जियन है, वो वाला पॉइंट एक बार। मैं बता देता हूँ सर।
अभी सर ने एक बात कही कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पे जब भी आधार डालते हैं और नीचे अकाउंट नंबर, हम दोनों जगह उनसे पूछते हैं कि जैसे ही आपने, जैसे आपके मेरे ही परिवार में मान के चलिए एक मैं पढ़ रहा हूँ और एक मेरे यहाँ छोटा भाई है, कोई मेरी बहन पढ़ रही है एक ही विद्यालय में, तो जैसे ही आप उसमें एंट्री करते हैं, पहले वाले की एंट्री आपने करी फर्स्ट नंबर पे, उनका आपने आधार वेरिफिकेशन कर दिया, उसके बाद आप करते चले गए तो दूसरे बच्चे की एंट्री आपने 10वें नंबर पे करी, तो जैसे ही आपने सेम आधार नंबर और सेम अकाउंट नंबर एंट्री किया तो एक टेबल खुल के आती है जो पहले वाले बच्चे की इंफॉर्मेशन दिखाता है, जानकारी देता है जो आपने फर्स्ट नंबर पे एंट्री करी थी कि ये बच्चा, तो उसमें पूछता है क्या क्या ये एक ही परिवार के बच्चे हैं। तो वो ये जानना चाहता है कि क्या जो आपने पहले बच्चे की एंट्री करी और ये लास्ट में 10वें नंबर वाले बच्चे की एंट्री करी, क्या ये सेम ही परिवार के हैं। इसको पूछने का कारण ये है कि हम लोग यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं कि एक से ज्यादा परिवार के कितने बच्चे हैं, उसमें हम लोग ग्रुप करते हुए जो पैसा है आपके अकाउंट में कंबाइंड पैसा जाएगा जोड़ते हुए, तो इसलिए हम इसकी मैपिंग करते हैं। उसमें भी बहुतों का एक इशू आया था कि बहुतों के आधार नंबर की लास्ट की 4 डिजिट सेम होती हैं। ये एक इशू आया कि सर आधार नंबर की लास्ट की डिजिट सेम है, तो इस केस में हम क्या करें, तो वो चीज हमने 10वें ही वर्जन में सॉल्व कर दी थी। आप लोग का जो अभी यूज कर रहे हैं 11वां, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन नहीं पता था कि लास्ट की 4 डिजिट भी सेम आधार की अलग अलग गार्जियन की हो सकती हैं, तो ये हमने 10वें वाले जो वर्जन था उसी में रिजॉल्व कर दी थी। अब आप लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें वो समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सेम अकाउंट नंबर और सेम आधार 2 बच्चों से या एक से अधिक बच्चों में यूज करेंगे, तो वो 2 बच्चों में आपने यूज कर लिया, फिर तीसरे बच्चों में यूज करें तो भी वो आपको विंडो दिखेगी और वो पूछेगा कि क्या ये एक ही परिवार के हैं। अगर वो आप उसमें नो कर देंगे तो वो आपको आगे उस पर काम नहीं करने देगा, वो आपको वहीं पे मना कर देगा, ना तो वेरीफाई करने देगा ना ही आपको सेव करने देगा। तो आप एक, क्योंकि वो आपसे, आपने उसी का नंबर डाला है, तो या तो आपके अनुसार वो बच्चे तीनों एक ही परिवार के होने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तीनों एक ही परिवार के नहीं है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया बच्चे के नाम के आगे उसमें कहीं त्रुटि हो गई है, किसी और बच्चे का माता का बाबा का खाता नंबर किसी और के खाता नंबर या आधार नंबर चढ़ गया है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दें कि वो चीज जो सर ने बताई वो तभी आएगी जब एक ही परिवार के बच्चे होंगे, इसीलिए हम उस पर जैसे ही आप उसको कहते हैं नहीं एक परिवार के नहीं है, हम काम नहीं करने देते हैं। तो लोगों का कहना था सर ये बाबा बंद हो जाता है, तो वो उसी केस में बंद होगा जब आप कहेंगे नहीं ये एक परिवार के नहीं है। जैसे आप उस पर मार्क करेंगे ये पहले वाला बच्चा और ये दूसरा बच्चा सब एक ही परिवार के हैं, तो वो आपको सेव करने देगा। उस केस में जो आपने पहले वाले बच्चे की एंट्री करी थी वो भी आपको इधर दिखने लगती है कि अब सर्वर पे नहीं भेजे गए हमें। तो आपको लोगों का कहना था सामने इस बच्चे को तो अभी भेज दिया था सर्वर पे, फिर से ये यहाँ दिखने लगा। वो उसी केस में दिखता है कि जब आपने एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को फैमिली में बताया कि ये 2 बच्चे की डिटेल एक साथ है, तो वो मैपिंग करके आपको फिर से कहता है कि इन दोनों की डिटेल सर्वर पे भेज दें। दूसरा, बहुत से हो सकता है कि एक इशू आ रहा हो आएगा कि आपका एक बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा हो और एक बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा हो, तो वो आप अपने अपने फोन पे वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग अपने यहाँ पे प्रोसेस करके कि एक से अधिक वाले कितने बच्चे हैं उनको मैप करते हुए ब्लॉक की लॉगिन पे खंड शिक्षा अधिकारी के डैशबोर्ड में प्रदर्शित कर रहे हैं कि ऐसे अभिभावक जिनके एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको खंड शिक्षा अधिकारी आपके द्वारा फोन करके या जिस भी स्कूल में दिख रहे होंगे दोनों से फोन करते हुए या
कंफर्मेशन लेते हुए अपने सोर्स से किसी भी माध्यम से उनको कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये एक ही परिवार के बच्चे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं ये एक ही परिवार के बच्चे नहीं है तो वो उन पे एक्शन लेते हुए उनको वापस भेज देंगे, तो वो आपके काउंट से भी कम हो जाएगा। सर अब बीओ के डैशबोर्ड पे बात कर लें। हाँ प्लीज प्लीज। जी सर डिस्प्ले हो रहा है। जी हो रहा है। ठीक है, हमने ब्लॉक से लॉगिन की। अब ब्लॉक पे डैशबोर्ड हमने आज ओपन कर दिया है। ब्लॉक पे अपने शिक्षा अधिकारी अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हुए इस पर देख सकते हैं कि उनके किस विद्यालय में कितने बच्चे वेरीफाइड हो गए हैं, कितने नहीं हो गए हैं, उन पे आगे वो कार्य कर सकते हैं। इसमें भी कई इशू आ रहे थे कि शुरू में जब लोग लॉगिन कर रहे थे तो बिना ओटीपी के लॉगिन था, लेकिन ये कार्य थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए इस पे ओटीपी लॉगिन लगाते हुए इसको ऑन किया गया है। तो बहुत खंड शिक्षा अधिकारी के नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थे या उन्होंने अपने नंबर बदल लिए थे, तो कई 2-3 दिनों से ये इशू आ रहे थे, तो हमने काफी ज्यादा इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर अभी भी किसी खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए सर को लॉगिन करने में इशू आ रहा होगा तो कृपया हमको मेल कर देंगे prerna@gmail.com या prernahelp@gmail.com को। उसको हम तुरंत उनको यूजर आईडी पासवर्ड और उनका जो बताया हुआ मोबाइल नंबर है वो दर्ज करते हुए उनकी समस्या को तुरंत सॉल्व करेंगे। जब बीओ खंड शिक्षा अधिकारी हमारे लॉगिन करेंगे तो उनको यहाँ पे एक वो ऑप्शन दिखेगा जो हमारे यहाँ आ रहा था कि हम लोग लॉगिन तो कर दे रहे हैं कि, और उसमें टोटल एनरोलमेंट दिखेगा कि उनके ब्लॉक में टोटल एनरोलमेंट कितना है इस सत्र में। हो सकता है उनके पास वो जो जनरल रिपोर्ट देखते हो उनमें यहाँ पे एनरोलमेंट ज्यादा दिख रहा हो, हमारे पास जैसे 12,389 दिख रहा हो, लेकिन उनके यहाँ हो सकता है 15,000 के सम दिख रहा हो, तो हिमांशु उसमें भी कोई यहाँ पे एक पॉइंट बताना उचित होगा कि अगर क्लिक करते हैं बैक, अगर लॉग आउट दिखाता है तो बैक करने पे वापस आ जाएगा, ये जी सभी को बताना उचित रहेगा। जी। तो एक ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरे यहाँ तो एनरोलमेंट ज्यादा है, यहाँ पे कम दिखा रहा है, तो हम यहाँ को आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे एनरोलमेंट अभी ऊपर देखिए कैटेगरी हमने लिखी है विद्यालय की, उन्हीं कैटेगरी का एनरोलमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ काउंट का आपको मेन रिपोर्ट जो आपने जनरल एमडीएम के लिए एंट्री किए हैं और उनके लिए उसमें डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे हम सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ट्राइबल वेलफेयर है, लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट एडेड है, सोशल वेलफेयर है और केजीबीवी है। ये काउंट आपको यहाँ पे दिखेगा, वहां पे आपको केजीबीवी का काउंट नहीं दिखता है। उस रिपोर्ट में केजीबीवी के लिए अलग ही एक मॉड्यूल और डैशबोर्ड बना है, तो आपके वहां के एनरोलमेंट और यहाँ के एनरोलमेंट में फर्क दिखेगा। पहली स्क्रीन वो डैशबोर्ड में दिखाती है, दूसरी स्क्रीन है स्टूडेंट वेरीफाइड बाय टीचर, उसके नीचे सब मीनू है स्टूडेंट पेंडिंग। तो जितना काम था उसमें से जितना कर लिया गया कितना बाकी है। तीसरा स्टूडेंट वेरीफाइड, स्टूडेंट वेरीफाइड है कि हमने आधार पे को यूज करते हुए हमने उन पे ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश करी गार्जियन के, तो उसमें कितना वेरीफाइड हुआ कितना नॉन वेरीफाइड है, दोनों का काउंट यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद है स्टूडेंट सर्टिफाइड, जब आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं टीचर्स, उसके बाद वही बच्चा प्रमाणित करने के लिए उनके डैशबोर्ड में दिखता है। जैसे 87 तो उन्होंने वेरीफाइड कर दिए, लेकिन उसमें से अभी उन्होंने
19 बच्चों को ही प्रमाणित किया। तो अब आगे के लिए 19 बच्चों पे ही खंड शिक्षा अधिकारी हमारे काम कर सकते हैं। जैसे जैसे वो प्रमाणित करते जाएंगे ये काउंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे गार्जियन आधार स्टेटस, उसमें से उन्होंने 19 सर्टिफाइड किए थे, तो सर्टिफाइड वाले वही होते हैं जिनका आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका होता है। तो 19 का काउंट यहाँ आ रहा है आपके। और नॉट वेरीफाइड वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी कारण से उनके गार्जियन का आधार सत्यापित नहीं हो पाया। तो ये 2 काउंट है, इस पे खंड शिक्षा अधिकारी को अभी काम नहीं करना है। ये इस टीचर को ही ऑप्शन हमने दे रखा है। जब सारे काम हमारा पूरा हो जाएगा, जैसे मान के चलिए 12,000 बच्चों में से आपका लास्ट में 10,000 बच्चे सफलतापूर्वक हो गए, 2,000 बच्चे बच गए, तो हम फिर से आपके सारे स्कूल के अध्यापकों को एक मौका देंगे कि आप उनका आधार देखते हुए कि इसमें क्या इश्यू है, अगर रिजॉल्व किसी का आधार सस्पेंड हो गया हो या जो भी रीजन आए होंगे, और रिपोर्ट के साथ देख के उनको सही करा लेंगे। फिर से उन 2,000 बच्चों पे हम काम कराएंगे, तो वो 2,000 बच्चे इसी लाइफ साइकिल और इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। अब खंड शिक्षा अधिकारी को हमारे इसमें क्या दिखेगा, पेंडिंग फॉर बीओ वेरिफिकेशन। जितने आधार वेरीफाइड हो चुके होंगे उनको एक बार उनको देखना है कि ये लिस्ट दिखेगी पूरी 19 बच्चों की, इसमें क्या क्या कार्य करने थे। अब इनमें अभी जब हम लोगों ने किया तो नाम की एक दिक्कत आ रही थी, जब शुरू में नहीं लगा था, बहुत से हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों का फीडबैक आया कि सर आप बच्चों का नाम दिखा रहे हैं, स्कूल नहीं दिखा रहे हैं, तो हमने इसमें स्कूल का कॉलम भी ऐड कर दिया। तो पहला है स्टूडेंट नाम, स्कूल का नाम, उनका स्कूल का टाइप है, यूडाइस कोड है, यूडाइस जिन स्कूलों में यूडाइस कोड दिख रहा है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, एसआर नंबर है, एड्रेस है। जो ये इंफॉर्मेशन वो है जो अध्यापक के द्वारा भरी गई है। उनके गार्जियन का नाम है, गार्जियन से रिलेशन क्या है उनका, उनका आधार का स्टेटस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, पिन कोड है, बैंक खाता है। सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है कि हमने जितनी चीजें दिख रही हैं कि अगर आपको इसमें ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी को कोई दिखता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है, या ये बच्चा हमें पता है अपने सोर्स से या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है उनसे आपने वेरीफाई करने की कोशिश करी कि नहीं ये बच्चे की इन्फॉर्मेशन गलत दिख रही है, हमको ये खाता नंबर गलत हो गया है या ये होना ही नहीं चाहिए था, तो आप इसमें कर सकते हैं 2 चीजें। या तो आप रिवर्ट कर सकते हैं इनको, आप रिवर्ट पे जाएंगे तो वो कारण पूछेगा। अभी हमने इसमें दे रखा है पर्सनल डिटेल गलत है, गार्जियन डिटेल इनकरेक्ट है, बैंक अकाउंट डिटेल गलत है, फॉरवर्ड फ्रॉम टीचर टू बीओ बाय मिस्टेक गलती से हमने वेरीफाई कर दिया, आप इसको रिवर्ट कर दीजिए। स्टूडेंट नो मोर स्टडी इन स्कूल, यानी कि ये बच्चा अब आपके इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं है, और उन्होंने वेरीफाई कर दिया ड्रॉप आउट करने की वजह। दूसरा अदर का ऑप्शन है, दूसरा एक स्टूडेंट एक्सपायर है, इसको हम चेंज करा देते हैं, स्टूडेंट डेथ कर देते हैं कि कभी भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो तो बच्चे का नाम अभी भी लिखा रह गया हो, आप यहाँ से हटा सकते हैं। आपको लगता है नहीं ये सारी इंफॉर्मेशन गलत है और सही है, सॉरी, तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे। उसके लिए हमको यहाँ प्रिंट के करना है, एक आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा इस तारीख का, ऊपर सीरियल नंबर आ रहा है, ये हर सर्टिफिकेट का, जैसे आप अभी 19 बच्चे को वेरीफाई कर रहे हैं तो इसके बाद आप और 20 बच्चे आएंगे उनको वेरीफाई करेंगे। ऐसे जब तक आप 12,000 बच्चों को वेरीफाई करेंगे तो आपको हर एक ग्रुप के लिए जितने करेंगे उतने आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने होंगे। इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि 2021-22 में अध्ययन करते हुए उक्त 19 छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का विवरण डेटा प्रेरणा पोर्टल में मेल लॉगिन द्वारा सत्यापित की गई है, जो कि पूर्ण रूप से सही है। इसका आपको पीडीएफ बनाते हुए, साइन करते हुए, मोहर लगाते हुए इसको आपको अपलोड कर देना है। जैसे हम इसको पीडीएफ बना देते हैं, देखिए
आप भी इसको अपने एक फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर के नाम से जैसे आपने किया तो आपको याद रहेगा कि फिर हमने नाम रख लिया, सर्टिफिकेट नाम से रख लिया। जो भी आपको याद रखना है कि आपको जनरेट किए हुए सर्टिफिकेट आपको भी याद रहे खंड शिक्षा अधिकारी को कि हमने कितने सर्टिफिकेट जनरेट किए थे। तो आपको याद रहना चाहिए कि हमने कितने सर्टिफिकेट जनरेट कर लिए थे। तो आपने इसका नाम रख लिया डेट के हिसाब से। इसको सेव कर दिया। अब जैसे अभी मैं इनके लिए कर दे रहा हूँ, बाद में इसको रिवर्ट कर दूंगा तो आप फिर से कर लेंगे। अब जैसे इनको अपलोड करेंगे तो ये आपके ब्लॉक की डिस्ट्रिक्ट की लॉगिन पे फॉरवर्ड हो जाएगा, BSSL की लॉगिन पे फॉरवर्ड हो जाएगा ये। दूसरा यहाँ पे एक चीज और देखिए देता है, कृपया चेक कर लेंगे भरी समझा विवरण सही है या नहीं। यदि आपने फाइनल सेव कर दिया तो आपका डेटा सुरक्षित कर लिया जाएगा। एक बार आपने इसको कर लिया तो आप इसमें फिर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम किसी भी ऑपरेटर या इनको बैठाल के ये कार्य ना कराएं, थोड़ा सा समय दें, क्योंकि सर्टिफिकेट और जो आप लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं एक खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस पे ध्यानपूर्वक कोई बच्चा ऐसा ना हो कि आपके यहाँ ना पढ़ता हो या गलत एंट्री हो, वो भी आगे BSA लॉगिन पे चला जाए। तो कोई इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है रिवर्ट का फिर, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट डालते हैं कि सर ये हमसे गलती हो गई, आप इसको रिवर्ट कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। हमको उस चीज को देखना पड़ता है कि हम आपको कैसे करें, क्योंकि इन चीजों को हम लेते हुए नहीं चलते। हम तो ये जानते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं तो देखते हुए ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसको ध्यानपूर्वक करते हुए करें। अब जैसे लॉगिन लॉग आउट हो गया तो आप इसको बैक करके लॉगिन भी कर लेंगे तो ये आपका अपलोड भी हो गया पापा। ये तो ब्लॉक की लॉगिन से BSA लॉगिन पे ये बच्चे दिखने लगेंगे। इसी तरीके से हमने एक ऑप्शन दिया है जो अभी एक सबसे बड़ा चीज था कि सर हमने बच्चे तो ऐड, टीचर तो ऐड कर दिए लेकिन लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये खंड शिक्षा अधिकारियों के पोर्टल लॉगिन पे एक ऑप्शन दे दिया है कि इस स्कूल में एंड टीचर को इस डेजिग्नेशन पे, इस मोबाइल नंबर के इस HRMS कोड पे एडेड बाय टीचर शैलेश जी ने ऐड किया है। तो आप इनको अगर यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी हमारे इनको देखते हुए कंफर्म कर देंगे कि ये इसको ऐड कर देंगे ऐड टीचर में और इसको कंफर्म कर देंगे कि ये इनके यहाँ के अध्यापक हैं इस स्कूल के। तो वो जो अभी एक समस्या आ रही थी कि हमने ऐड भी कर दिया उसके बाद भी हम नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, तो वो समस्या इनकी सॉल्व हो जाएगी और आधे घंटे से 1 घंटे के बाद वो दूसरे अध्यापक लॉगिन कर पाएंगे ऐप में। तो उनकी ये समस्या भी यहाँ से हमने सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल खंड शिक्षा अधिकारी पे दे दिया गया है। जैसे अभी इनके यहाँ ही हम देखेंगे तो 26 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने ऐड हुए हैं लेकिन अभी ये अनकन्फर्मेशन में पड़े हैं। तो ये लॉगिन करके इनको कंफर्म कर देंगे तो वो आधे घंटे बाद DBT ऐप में लॉगिन कर सकेंगे। उसका हम फिर से डैशबोर्ड में और आपको टैब बता देते हैं। दूसरा रिवर्ट बाय BO। अगर कोई भी बच्चे को हम रिवर्ट करते हैं किसी भी कारण से कि उसकी पर्सनल डिटेल गलत है या उसका अकाउंट नंबर, तो वो रिवर्ट बाय BO में दिखेगा, वेरीफाइड बाय एंड फॉरवर्ड बाय BO टू BSA। जैसे ही इसका सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया था अगर हम अपलोड कर देते और फाइनल सेव करते तो वो 19 का अकाउंट उठ के यहाँ पे
यहाँ पे 0 हो जाता 19 की जगह पे, और यहाँ पे BSA वाले कॉलम में 19 दिखने लगता कि अब ये हमने तो अपना काम कर दिया है कंसेंट करने, BSA पे ये काम पेंडिंग पड़ा है। और 7 नंबर से लेके 8, 9, 10, 11 ये काम खंड शिक्षा अधिकारी के सिर्फ मॉनिटरिंग करने के पर्पज से, इस पे उन पे कोई कार्य नहीं करना है। जैसे वेरीफाइड एंड फॉरवर्ड बाय BSA टू PFMS, इसमें वो काउंट दिखेंगे गार्जियन के, स्टूडेंट के, कि कितने बच्चों को PFMS के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। वेरीफाइड बाय PFMS, जब PFMS से अपलोड करते हैं वहां से हमको रिस्पॉन्स मिलेगा सीडेड नॉट सीडेड का, तो हमको यहाँ पे वो काउंट दिखेगा कि वेरीफाइड बाय PFMS कितना सक्सेस हो गया, और रिवर्ट बाय PFMS कितना अनसक्सेस हो गया। तो इसकी रिपोर्ट आपसे मॉनिटरिंग पर्पज से निकाल सकते हैं और अपने स्कूल के अध्यापक को बता सकते हैं। उनके फोन में भी दिखेगा, आप लोग भी बोल सकते हैं कि इतना रिवर्ट हो गया है इस कारण से, उसमें आपको कारण भी दिखेगा कि किस कारण से ये रिवर्ट हुआ है। तीसरा आएगा फाइनल पेमेंट डन। हम जब फाइनल पेमेंट करने के लिए जाएंगे सीडेड वाले में, जितना वेरीफाइड बाय PFMS होगा उनको हम पेमेंट करने जाएंगे, तो कुछ पेमेंट करने के बाद भी वापस आएंगे तो वो आपको दिखेगा रिवर्ट बाय PFMS आफ्टर पेमेंट। हम पेमेंट करने के लिए गए लेकिन हमको वहां से वापस मिला, उसमें भी आपको यहाँ कारण दिखेगा कि किस कारण से वो वापस आया है। तो वो अध्यापक के मोबाइल पे भी दिखेगा और खंड शिक्षा अधिकारी के मोबाइल डैशबोर्ड पे भी प्रदर्शित होगा। वो लोग भी इसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपने स्कूल के अध्यापकों को बता सकते हैं। तीसरा, इसमें हमें जो काम करना है वो इन पे करना है। गार्जियन हैविंग मोर देन द 2 चिल्ड्रन, जिनके एक से अधिक बच्चे हैं वो यहाँ पे इनको प्रदर्शित होंगे खंड शिक्षा अधिकारी को। अब इसमें हो सकता है कि उनको एक बच्चा आपका एक ब्लॉक में पढ़ता हो, एक बच्चा दूसरे ब्लॉक में उन्होंने एडमिशन लिखा रखा हो, तो वो दोनों यहाँ पे आपको प्रदर्शित होंगे। अभी इसका पीछे का प्रोसेस हम लोग लिख रहे हैं, लिख दिया है। आज ये रात में चलेगा तो आप लोगों को इन दोनों में काउंट में दिखेगा, ठीक है। गार्जियन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन में और सस्पेक्टेड स्टूडेंट में। सस्पेक्टेड स्टूडेंट में वो स्टूडेंट आपको दिखेंगे जो एक ही बच्चा एक से ज्यादा स्कूलों में या एक से ज्यादा स्कूलों के कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या कई अलग अलग ब्लॉक में स्टूडेंट में रजिस्टर्ड है। तो हम काफी ज्यादा पीछे जितना हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसे पकड़ के यहाँ पे जो भी हमको लगता है कि इसमें कुछ डाउट है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे आपके यहाँ का एक बच्चा है सस्पेक्टेड में, तो आपको भी दिखेगा, और दूसरे ब्लॉक का है तो सेम ही बच्चा उनको भी दिखेगा। तो अब आपको उन स्कूल के अध्यापक से वेरीफाई करना है कि ये बच्चा वर्तमान में किस विद्यालय में पढ़ रहा है। जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहां पे उसको आपको देखना है, और वहां पे उनको दूसरे विद्यालय में उनको ड्रॉप आउट कराएंगे। तो इसको आप अप्रूव कर देंगे जिस विद्यालय के लिए, वो उस विद्यालय के लिए ऑथराइज हो जाएंगे, वहां से वो बच्चा हट जाएगा। ऐसा ही गार्जियन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन में है। हम सेम जब स्कूल में पढ़ रहा है और सेम टीचर उन बच्चों को आधा वेरीफाई कर रहा है, तो हम फोन में ही पूछ ले रहे हैं कि आपकी क्या ये सेम परिवार का बच्चा है। लेकिन अगर एक बच्चा पहले एक लखनऊ में पढ़ रहा है, अपने यहाँ हो सकता है माता के साथ रह के पढ़ रहा हो, दूसरा बच्चा अपने पिताजी के साथ रह के किसी और जिले में पढ़ रहा हो, उनकी जॉब वहाँ हो, तो या वहां पे वो रहते हो, तो उन बच्चों का हम अपने बैकएंड में प्रोसेस करके देखते हुए कि खाता नंबर, उस बच्चे की डिटेल जितनी कोशिश करेंगे, या सेमी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ब्लॉक में पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पे गार्जियन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन में दिखेगा। यहाँ भी उनको वही काम करना है कि अगर एक ही परिवार के बच्चे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर उनको लगता नहीं एक परिवार के बच्चे नहीं है तो उनको रिजेक्ट कर देंगे, तो वो वापस पुनः टीचर को उसी सिचुएशन में दिखने लगेंगे। इन बच्चों पे जितना काउंट दिखेगा गार्जियन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन और सस्पेक्ट स्टूडेंट वाले में, इनमें तब तक आप नहीं
कर सकेंगे, ना ही पीएफएमएस काम कर सकेगा, ना ही आप इन पे इनका बेनिफिशियरी को इनका पेमेंट ट्रांसफर कर सकेगा पीएफएमएस, जब तक आप अपनी एक कंफर्मेशन जानकारी नहीं दे देंगे। दूसरा एक ये भी समस्या आ रही थी कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अध्यापक नहीं है और दूसरे स्कूल के अध्यापकों को चार्ज दे रखा गया है, तो उसके लिए आप लोग मिड डे मील के पोर्टल से बहुत पुराने से वाकिफ हैं कि आप लोग मिड डे मील के पोर्टल पे काम भी करते हैं, नए टीचरों को ऐड भी करते हैं। जितने हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, अभी जो नए खंड शिक्षा अधिकारी आए हैं उनको हो सकता है वो उस पर थोड़ा सा अभी नहीं पता हो कि कैसे नए टीचरों को ऐड करते हैं या एडिशनल चार्ज देते हैं, या उनको रिटायरमेंट हो जाते हैं तो कैसे हटाते हैं, ट्रांसफर हो गए हिमांशु, या। एक चीज मैं कहना चाहूंगा। जी सर। जैसे टीचर पोर्टल पे आपने बात की कि उनकी लॉगिन पे एक लिस्ट बन के आती है जिन बच्चों को उन्होंने फाइनली बीओ को भेजा है, जी तो वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार किस टीचर के लॉगिन से संबंधित समस्याएं भी बताई जा रही हैं। तो ऐप पे भी या तो हो जाए या टीचर लॉगिन में समस्याएं ना रहें, दो में से कुछ एक देख लीजिएगा, वो हो जाए। ठीक है सर। और दूसरा अनुरोध रहेगा कि जैसे जो बीओ साहबान अपना एक वेरीफाई करके सर्टिफिकेट बीएसए को भेजते हैं, तो उनको उनकी भी जैसे 19 की एक सूची पीडीएफ में जनरेट हो जाए, ताकि वो सेव कर लें अपने आगे के रेफरेंस के लिए। वो वो सूची 19 की ना, जैसे सर्टिफिकेट आपका एक जनरेट हो रहा है 19 का कि वो बीओ साहबान उसको आगे भेज रहे जी हैं जी बीएसए, तो उस 19 की भी एक अगर सूची पीडीएफ में सेव हो जाएगी तो वो आगे इन बीओ साहबान के लिए भी सही रहेगी कि वो आगे उनको रेफरेंस के लिए इनका हमने भेजा है। तो ये दो मेरे सुझाव रहेंगे, इन पे आप देख लीजिएगा। अ, ठीक है सर। जैसे अभी यहाँ पे ये 19 की सूची निकल रही है, तो मैं यहाँ पे एक तो ये दे देता हूँ, इसका नाम अभी कर देता हूँ सर्टिफिकेट जनरेट, बगल में इसको दे देता हूँ प्रिंट और यस, एक्सपोर्ट एक्सेल। यस, गुड इनफ। यस। तो हाँ, तो ये अभी मैं कर देता हूँ। जैसे अभी सेशन खत्म होगा उसके बाद हमारे बीओ शिक्षा अधिकारी अगर लॉगिन करेंगे तो उनको यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखेंगे, वो इसका प्रिंट भी लेके रख लेंगे। दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे कि एक विद्यालय में अध्यापक नहीं है और दूसरे में उनको एडिशनल चार्ज मिलता है, तो उसके लिए भी हमने एक विजन पहले से, बहुत पहले से, करीब 2010 से हमारा चल रहा है। मिड डे मील लोग डीसी एमडीएम यूज करते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी यूज करते हैं, लॉगिन भी करते हैं, कई जो पुराने हैं, और नंबर भी अपडेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मेल भी आती हैं, फोन भी आते हैं कि सामने नंबर ऐड कर दिया है, कंफर्म करा दीजिए, इस तरीके की चीजें आती हैं हमारे पास, उनको हम लोग करते भी हैं। तो उनका भी एक अभी आप लोगों को एक यूजर मैनुअल भी मैं शेयर कर दूंगा सारे ग्रुप में, कि जो नए खंड शिक्षा अधिकारी हमारे ज्वाइन किए कि कैसे वो अपनी लॉगिन से मिड डे मील की लॉगिन करते हुए कैसे टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे एडिशनल चार्ज लगा सकते हैं। और एक कभी मैंने यूजर मैनुअल तो upmdm.in की एक साइट है जिसपे हमारे डीसीएमडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शिक्षिका विवरण का। शिक्षिका विवरण जितने भी हमारे उस ब्लॉक में अध्यापक रजिस्टर्ड हैं, उस ब्लॉक की उस नया पंचायत में, क्योंकि बहुत बड़ा है तो खुलने के लिए काफी ज्यादा टाइम दे रहा था, तो इसको हम लोगों ने शुरू से नया पंचायत वाइज तोड़ रखा है। उस नया पंचायत में जितने भी हमारे अध्यापक हैं उनकी डिटेल इस तरीके से आपको दिखती है। जैसे अभी आप देखेंगे, मैं इसको
बड़ा किया है मैंने। देखिए, आपको ग्राम पंचायत का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का जुड़ा कोड, पीएस है, यूपीएस है, कंपोजिट है, टोटल टीचर कितने हैं, हेडमास्टर कितने, असिस्टेंट टीचर कितने हैं, ये असिस्टेंट टीचर के कॉलम है ऐसे। उसके बाद ये करीब 622 25 तक हमने दे रखा है, 24 तक के असिस्टेंट टीचर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा मित्र के कॉलम है पीएस स्कूल में, अनुदेशक है। और सबसे बड़ी बात जो अभी एक बात हुई कि एडिशनल चार्ज की, कि हम एक विद्यालय में है और दूसरे विद्यालय का कार्य भी करना चाहते हैं, तो दो तरीके आपके पास कार्य करने के। या आप अपने जिस विद्यालय में आप वर्तमान में कार्य है, उस विद्यालय में अगर अतिरिक्त अध्यापक हैं तो आप कार्य भी बांट सकते हैं। उनका नंबर आप विद्यालय में रजिस्टर करा सकते हैं कि आप रजिस्टर कर लीजिए, इस कार्य करने के लिए आएगा। और आप उसको कार्य करके जब आपका कार्य खत्म हो जाए तो आप बीओ के माध्यम से उसको हटवा भी सकते हैं, या आप खुद को ही चार्ज दे सकते हैं। या आपके पास दो तरीके हैं, उसमें भी मैं जैसे एक हिमांशु हूँ, पहले एक स्कूल में वर्तमान में अध्यापक, प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ, और बगल वाले बच्चे भी हैं और वहाँ अध्यापक नहीं है, तो या तो मैं अपना कर सकता हूँ, तो आप उसको पर्टिकुलर अलग अलग फोन में चला सकते हैं। या अगर आपको नहीं था कि मेरे पास एक ही नंबर है, मैं उसी से लॉगिन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बीओ के पास अतिरिक्त चार्ज, एडिशनल चार्ज में आए या हटाएं, दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पे एडिशनल चार्ज भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जाते हुए आप एडिशनल चार्ज एंटर कर देंगे तो आप उन दोनों स्कूल से आप लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन एक टाइम पे एक फोन में आप एक ही स्कूल का काम कर पाएंगे। तो अध्यापक हैं हमारे, उनसे निवेदन है कि पहले एक स्कूल का कार्य समाप्त कर लें, तो उसका डेटा सारा सर्वर पे सिंक कर दें, उसके बाद दूसरे स्कूल का कार्य जो एडिशनल है उस पे कर लें। इस प्रकार दोनों स्कूलों का कार्य वो कर सकेंगे। या पैरेलल दोनों स्कूल का काम करना है तो आप फिर किसी दो फोनों पे आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप कार्य कर पाएंगे। ना एक ही विद्यालय का आप कार्य कर लें, इसी के बाद दूसरे विद्यालय का कार्य करना प्रारंभ करें। तो ये हमारे बीओ यूजर मैनुअल था जिसमें एडिशनल चार्ज का था। इसको अभी मैं और विस्तार पूर्वक बनाते हुए सारे ग्रुप में और प्रेरणा के मेन पेज पे, यूपीएमडीएम पे, ये यूजर मैनुअल पीडीएफ फॉर्मेट पे लगा दूंगा, जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको देखते हुए आप एडिशनल चार्ज और टीचर वेरिफिकेशन वाला जो हमने ऐड किया है, टीचर ऐड करने वाला बीओ लॉगिन पे कंफर्मेशन का, उसका भी यूजर मैनुअल मैं अभी प्रेरणा पोर्टल पे बाहर ही इसको लगा के सेशन खत्म होने के बाद लगा दूंगा, जिससे आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा बीएसए लॉगिन पे क्या कार्य करना है वो मैं बता देता हूँ।
तो जैसा कि अभी टेक्निकल टीम द्वारा बताया गया कि अगला जो ऐप का वर्जन है वो अगले आधे एक घंटे में अवेलेबल होगा, और उसमें जो भूतपूर्व समस्याएं थी उनका निराकरण करते हुए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो आपने पुराना काम किया है पुराने वर्जन में, उसको डेटा सिंक जरूर कर लीजिएगा, तब आप नया वर्जन अपडेट करिएगा, ताकि आपका कोई भी काम लॉस्ट ना हो और आगे आपको सुविधा बनी रहे। जी हिमांशु, प्लीज अभी कंटिन्यू। मैंने ये लखनऊ पे BSS ऐप लॉगिन से लॉगिन किया है, इसमें भी उनको वही डैशबोर्ड दिख रहा है। अभी एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हमने इसको आज के लिए और कुछ 1-2 दिन के लिए जो और रिपोर्ट्स थी उनको भी हमने बंद किया है, सिर्फ अभी DBT से रिलेटेड रिपोर्ट ऑन की हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टीचर्स हैं, काफी ज्यादा चीजों पे और हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंजेशन होने के कारण, क्योंकि बाकी रिपोर्ट से हमारी थी कायाकल्प और ये सब वाली अभी हमने बंद किए हैं, 1-2 दिन ये बंद रहेंगी। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा कि ये रिपोर्ट्स नहीं खुल रही है, ये नहीं खुल रही। तो अभी हमारा मेन महत्वपूर्ण काम DBT है, तो हमें कुछ 1-2 दिन के लिए इस पे फोकस करते हुए काम करना है, जिससे कि आसानी से ये ओपन हो सके, रिपोर्ट निकाल सके, वेरीफाइड कर सके हम BO खंड शिक्षा अधिकारी हमारे और BSS साहब, जिससे कि प्रेरणा पोर्टल ना चलने की और इन सब की समस्याएं ना आए। तो इसलिए अभी हमने सारी रिपोर्ट्स बंद की हैं, जिससे कि थोड़ा सा कंजेशन और सर्वर पे लोड कम रहे। और धीरे धीरे करते हम जैसे जैसे इसको मूव करते जाएंगे, हम सारी रिपोर्ट्स पुनः ये काम जैसे जैसे समाप्त होगा हम खोलते जाएंगे। तो अभी हमारे पे देखिए यहाँ भी वही चीज दिखेगी कि टोटल इनरोलमेंट स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ भी डिफरेंस रहेगा कि हमारा पूरा इनरोलमेंट हो सकता है जिले में कुछ और हो, यहाँ पे DBT में कुछ और दिखे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनरोलमेंट दिखाया है। ऐसे ही यहाँ भी है स्टूडेंट वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड बाय टीचर। तो पेंडिंग स्टूडेंट हमारे कितने हैं, स्टूडेंट वेरीफाइड कितने हुए, ये डेटा एक दिन पहले का ही आपको हमेशा दिखेगा आपने 1 बजे तक कितना काम कर लिया है। ये डेटा ऐसा, क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आए कि सर हमारा डेटा वहां ज्यादा हो गया, यहाँ कम दिख रहा है, तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये डेटा एक दिन कर सकते हैं। जैसे अभी हम इस पे भी वही चीज जाएंगे कि हमारा पेंडिंग वर्क कितना है। स्टूडेंट वेरीफाइड हमारे 4744 है, लेकिन सर्टिफाइड जो हुआ है वो 4095 हुआ है। हम ये डेटा भी मंगा लेते हैं, आधार तो वेरीफाइड हुआ यस और नो में, लेकिन प्रमाणित नहीं किया टीचर ने, लेकिन तब भी हम ये डेटा हमारे पास आ जाता है, जिससे कि हम ये जान सकें कि कितना काम अभी तक हो चुका है और कितने पे काम करने को टीचर के द्वारा बाकी रह गया है, जिससे कि BSA लोग साफ मॉनिटर करके उस काम को करा सकें। फिर सर्टिफाइड स्टूडेंट हो गए। अब इस सर्टिफाइड जितने बच्चे हुए हैं, पहले लेयर में हम उन्हीं पे ही आगे प्रोसेस करते हुए काम करेंगे। जैसे गार्जियन आधार स्टेटस जैसे ब्लॉग पे दिख रहा था, वही चीज यहाँ पे BSS आपकी लॉगिन पे भी दिखेगी। वेरीफाइड कितने हुए, तो 4095 आपके सर्टिफाइड थे, वही वेरीफाइड है। नॉट वेरीफाइड 132 है, और आपका फॉरवर्ड जो पेंडिंग के लिए बचे हैं BO पे, वो इतने बचे हैं। तो अभी BO साहब हिमांशु, ने एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर कि जी मान के चलिए BSS साहबान को अपने ब्लॉक्स की समीक्षा करनी है, तो वो अपने ब्लॉक्स का एक देख पाएंगे रिलेटिव पोजीशन कि किस ब्लॉक में क्या स्थिति है। हाँ सर, ये वो जो बताइए प्लीज। ये भाई बता सर, ये जो 3611 आ रहा है,
ये ब्लॉक की ही कंडीशन है, जैसे इस पे भी क्लिक करेंगे तो ब्लॉक वाइज उनको प्रदर्शित होगा। क्या पेंडेंसी में भी क्या वो इस प्रदर्शित हो रहा है? हाँ, एक ये किस सर अभी तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे किस ब्लॉक में कितना काम हो चुका है और ये ब्लॉक लेवल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। कि जैसे माल ब्लॉक में 284 बच्चे वेरीफाइड हो चुके हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी तो पेंडिंग इसलिए है कि हमारा पोर्टल ही आज से प्रॉपर रन करना चालू किया है, तो अब जितने खंड शिक्षा अधिकारी अभी लॉगिन करेंगे और अपना सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे वो जनरेट हो जाएगा। तो ये एक फिगर दिखेगा यहाँ पे, हमारे बीएसएस आप मॉनिटर कर सकते हैं कि किस ब्लॉक में कितना फॉरवर्ड करने के लिए पेंडिंग बचा हुआ है। इसी तरीके से सर जो काम किया, जो देखिए अभी जैसे 4095 वेरीफाइड है, लेकिन पेंडिंग के लिए उनके पास यही पड़ा है। बाकी हमारे पास हर पूरे सारे ब्लॉक को मिलाते हुए 415 ऐसे हैं जिनपे बीओ साहब को एक्शन लेना है कि वो सेम परिवार के हैं, कुछ सस्पेक्टेड में पड़े हुए हैं और कुछ हमारा रिवर्ट बाय टीचर कर दिया गया कि कोई ना कोई गलती रही होगी तो बीओ साहब ने इसको रिवर्ट किया होगा। ये देखिए इस पे आप जाएंगे 15 पे तो आपको कारण दिखेगा। पर्सनल डिटेल इनकरेक्ट थी तो उसका हमने स्टेटस भी वापस कर देते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल इनकरेक्ट थी, पर्सनल डिटेल इनकरेक्ट थी, तो इस रीजन के साथ उन्होंने इसको वापस भेज दिया टीचर पे। अब टीचर के ऊपर वो फिर से उसी सिचुएशन में ओपन हो जाएगा कि आप इनको प्रॉपर फिर से इस पे वो काम कर सकते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू, है ना, जो आप बताना चाह रहे हैं प्लीज बताएं। जी, जो बीएसएस आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है वो सर येलो 6 नंबर वाले पे जितना बीएसएस खंड शिक्षा अधिकारी हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे 6 नंबर वाले बॉक्स में काउंट दिखेगा। सेम जैसा खंड शिक्षा अधिकारी पर प्रमाण पत्र जनरेट हो रहा था वैसा ही जिले पे प्रमाण पत्र जनरेट होगा। मान के चलिए 200 बच्चे आए तो बीएसएस साहब हमारे उन 200 बच्चों को प्रमाणित करके आगे भेज सकते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद वो क्लब लगता रहेगा जब तक 5000 का पहले हम लोगों ने इसको 10,000 रखा था, लेकिन फिर हम लोगों ने 5,000 कर दिया है। जब तक 5,000 बच्चों का एक बैच नहीं बन जाएगा तब तक वो पीएफएमएस में डाउनलोड के लिए तैयार नहीं होगा। तो जैसे अभी 3600 ही है, तो ये जैसे ही वहां से वेरीफाई होता जाएगा हमारे जिले पे आ जाएगा, जिले पे भी वो वेरीफाई करते चले जाएंगे 200 500 या जितने बच्चे हैं। हमने 500 के 10 बैच वो कर दिया तो ये 5,000 का बैच बनेगा यहाँ पे वेरीफाइड बाई फॉरवर्ड एंड बीएसए में। 5,000 के बैच को डाउनलोड करके हर जिले में पीएफएमएस का लॉगिन है, उस पे उनको उसको जहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उस वहाँ पीएफएमएस में 1 दिन या 2 दिन लगते हैं, वहाँ से एक रिस्पॉन्स मिलेगा, एक एक्सेल फाइल मिलेगी वापस। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत सी चीजें जो एक्सेल फाइल वहाँ से हमने डाउनलोड करी है और जो वहाँ से मिली है उसमें कोई मैनुअल चेंजेस नहीं करने हैं, ना तो कोई नाम चेंज करना है उस एक्सेल फाइल का, ना उस एक्सेल फाइल में कोई
वैल्यू चेंज करनी है। अगर वो सब चेंज करेंगे तो सिस्टम उस फाइल को अपलोड करने नहीं देगा। सिस्टम ये समझेगा कि आपने इस फाइल में कोई ना कोई चेंजेस किए हैं, आपने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है इस फाइल में, या आपने नाम चेंज कर दिया। क्या करते क्या है बाय मिस्टेक एक फाइल डाउनलोड करते हैं, उसी के ऊपर दूसरी करते हैं तो ओवरराइट कर देते हैं हम लोग, या नाम ही चेंज कर देते हैं, लाओ हम अपने कन्वेंशन के नाम से रखते चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस नाम से सिस्टम देगा उसी नाम से इसको रखते हुए चलना है। अपने इच्छा अनुसार नाम नहीं चेंज करना है। अपने इच्छा अनुसार अगर नाम चेंज करेंगे तो सिस्टम फिर अपलोड नहीं करने देगा। तो फिर एक इशू आएगा जो कई हम लोग ने कई जगह कार्य किए, देखा उस चीजों को कि इशू आता है कि सर हमने फाइल को डाउनलोड कर ली, जैसे मिड डे मील में भी हमने देखा लोग एक्सेल अपलोड करते हैं, बीओ टीचर्स, तो क्या करते हैं नाम चेंज कर देते हैं या कोई एक कॉलम बढ़ा देते हैं उसमें अपने पहचानने के लिए कि सर हमने एक कॉलम बढ़ा दिया है। तो जो हम लोग उसको देखते हैं यहाँ पे कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि सिस्टम चल रहा था तो पता चलता है कि एक कॉलम बढ़ा दिया या एक नाम बढ़ा दिया। तो इस तरीके की कोई भी चीज एक्सेल में नहीं करेंगे तो प्रॉपर वो डाउनलोड अपलोड होगी। जैसे ही आप वहां से उसको डाउनलोड करेंगे, सिस्टम में अपलोड करेंगे, हमने यहाँ नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, अपलोड पीएफएमएस स्टेटस फॉर सीडेड नॉट सीडेड का। इस पे अपलोड करेंगे तो आपको सीडेड नॉट सीडेड वाले में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। दो एक्सेल मिलेंगी पीएफएमएस से, एक सीडेड की एक नॉट सीडेड की, तो दोनों को यहाँ पे अपलोड करना है। इसका एक यूजर मैनुअल और वीडियो मैनुअल दोनों हम शेयर करेंगे पीएफएमएस से एक एक्सेल लेते हुए, जिससे कि आप लोग को इसको यूज करने में कठिनाई ना हो। दूसरी चीज, आप जब इसको अपलोड कर देंगे उसके बाद सीडेड वाले के लिए पेमेंट के लिए वो तैयार हो जाएगी, तो उसके लिए आपको दोबारा यहाँ से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पीएफएमएस के पास पता होता है कि ये सीडेड है, इन्हीं को हमें पेमेंट भेजनी है। जैसे ही वो पेमेंट के लिए थ्रू करेंगे फाइल को, पेमेंट सक्सेस होगी या फेल होगी, दो चीजें होंगी, उसकी भी एक एक्सेल पीएफएमएस से मिलेगी। उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड पीएफएमएस स्टेटस ऑफ फाइनल पेमेंट पे। जैसे ही आप इसको यहाँ अपलोड करेंगे तो ये आपको फाइनल पेमेंट वाले ऑप्शन में दिखने लगेगा, और टीचर्स के पास प्रेरणा पोर्टल की लॉगिन पे दिखने लगेगा कि इतने बच्चों का पेमेंट चला गया है, स्टेट पे दिखने लगेगा, ब्लॉक पे दिखेगा, और आपको भी यहाँ पे दिखेगा। जो फेल हुए होंगे वो भी टीचर्स को दिखेंगे, हम लोग स्टेट पे भी उसको देख सकेंगे कि कितने % पेमेंट फेल हो गए, टीचर भी देख सकेंगे। दोनों चीजें वो देखते हुए आगे हम लोग उस पर कार्य कर सकेंगे। तो सर ये चीजें थी, इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहें। बाकी हम लोग इसका भी वीडियो मैनुअल दोनों का प्रॉपर वीडियो और डॉक्यूमेंट पूरा एक स्टेप करते हुए अभी 1 से 1.5 घंटे बाद मैं सारे ग्रुप में और प्रेरणा पोर्टल पे बाद इसको लगवा भी दूंगा कि डाउनलोड कर सकेंगे बीएसए साहब और खंड शिक्षा अधिकारी हमारे। जी, बहुत अच्छा सत्र रहा। आपने शिक्षकों और बीओ स्तर पे और बीएसए स्तर पे क्या क्या कार्यवाहियां होनी है बहुत ही विस्तार से बताया। क्या क्या समस्याएं भूतकाल में आई हैं, उनमें क्या क्या निवारण आपके द्वारा किए गए और क्या क्या डूज एंड डोंट करने हैं, उस पर भी बहुत अच्छे से आपने विस्तार पूर्वक बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में श्री माधव जी तिवारी हैं, अगर वो भी कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें, कुछ और शिक्षकों के बीच अपने कुछ बिंदु रखना चाहें तो प्लीज स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सेशन वाकई बहुत ही अच्छा हिमांशु ने प्रेजेंट किया। हिमांशु को इसके लिए बधाई सर। और सारी चीजें जो भी समस्याएं आ रही थी
उनका कैसे समाधान करें इसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया। फिर भी हम एश्योर करते हैं आपको कि आगे भी फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। हो सकता है आगे कोई नई बात आ जाए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे, फिर हम करेंगे। बस अनुरोध ये है आप सभी से कि कार्य की गति को आप लोग बढ़ाएं। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से मात्र लगभग 32% स्कूलों ने काम करना शुरू किया है, जबकि 77% ने ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो सारे स्कूलों में एक साथ काम शुरू हो। ऐप की जो कमियां थी काफी हद तक दूर हो गई हैं और पोर्टल भी आज से आपका बीओ का डैशबोर्ड, बीएसए का डैशबोर्ड भी चालू हो गया है। तो जो खंड शिक्षा अधिकारियों की एक समस्या थी कि वो अपने ब्लॉक का स्कूल वाइज रिव्यू नहीं कर पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे कि कौन सा हमारा विद्यालय काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो भी अब इसको आसानी से देख सकते हैं। और हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी अध्यापक इस काम में लग जाए त्वरित गति से, और हम लोग एक इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या को डीबीटी भेजकर आपके सहयोग से हम एक इतिहास कायम करने के करीब पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और हम फिर मिलेंगे। जब भी कोई इस तरह की बात आएगी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, मिलेंगे, और आपकी समस्याओं के निस्तारण के लिए 24/7 लगे हुए हैं हम लोग और लगे रहेंगे। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करने की स्थिति आ गई है, और आज जुड़े हुए सभी शिक्षकों का, शिक्षा विभाग के अन्य सभी अधिकारियों का, और हमारे बेसिक शिक्षा परिवार से संबंधित किसी भी सदस्य का जो आज आप उपस्थित थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम जो राज्य स्तर पर जिसने प्रेजेंट किया, और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आवश्यकता अनुसार ऐसे सेशन कंडक्ट किए जाएंगे और आपकी समस्याओं का निस्तारण हेतु प्रतिबद्धता से कटिबद्ध प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।